नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और कल के लेक्चर में हमने लिथोस्फीयर के दूसरे पार्ट को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि सेकंड फॉर्म ऑफ लैंड ऑर्डर में नदियाँ, ग्लेशियर और वायु किस प्रकार से अर्थ की सरफेस में परिवर्तन लाने का काम करते हैं और कई प्रकार की लैंडफॉर्म्स या भू आकृतियाँ बनाते हैं। तो लिथोस्फीयर का जो हमने एक ब्रीफ में डिस्कशन किया वो लगभग पूरा हो गया है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर और कौन सी ऐसा लैंडफॉर्म है जिसके बारे में हमें समझना होगा। तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नाम है जिसका जलमंडल। ठीक, क्या नाम है इसका? जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। अर्थात किसके बारे में बात हो रही है? हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर से मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थ के सरफेस में जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, जल की, उसके रोल के बारे में हमको जानना है। साथ ही अर्थ के सरफेस में ही नहीं, एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर के रूप में भी जल मौजूद है। ठीक है ना? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, इन द फॉर्म ऑफ सी, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इन सारे कंटेंट को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो दरअसल हमको पढ़ना क्या क्या होता है इसमें, तो एक एक करके आपको बिंदु दर बिंदु मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या होता है। जब आप जलमंडल पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा ओशियंस के बारे में, यानी कि महासागरों के बारे में। ठीक, और महासागर के अंदर की जो बनावट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं अभी एक फिगर दिखाऊंगा, उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो महासागर एक प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थ के कितने हिस्से में है स्थित? 95% जो अर्थ है उसमें महासागर का पानी ढका हुआ है उससे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लैंडफॉर्म होगा ये अपने आप में। ठीक, दूसरी बात, ओशियन का जो वाटर है ये कभी भी रुका हुआ नहीं होता, इसमें कई प्रकार की हलचल होती है इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, यानी कि लहरों के रूप में, इन द फॉर्म्स ऑफ रिपल्स। ठीक, और इसी प्रकार एक बहुत बड़ी घटना घट रही होती है सरफेस ऑफ द वाटर में, जिसको हम कहते हैं ओशियन करंट। क्या कहते हैं? ओशियन करंट, अर्थात महासागरीय जलधाराएं, जो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। ठीक, दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, और ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती हैं कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया से, और विश्व की जलवायु को एक तरीके से कह सकते हैं कि बैलेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। खास तौर पे जो ओशन करंट वाले हैं, यहाँ से तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि निम्न जलधारा के बारे में विचार कीजिए, और उसके बारे में आपको 2-3 स्टेटमेंट्स मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है या कितने सही हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। इन सब के अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, मून का और सन का, इन तीनों के बीच में एक कंपोजिट रिलेशन है, जिसकी वजह से जो खिंचाव पड़ता है अर्थ के सरफेस पर, उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक, तो दो फिनोमेना और है, एक कह सकते हैं आप वेव्स एंड टाइड्स, अर्थात ज्वार और भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा वाले कॉन्सेप्ट को भी हमको यहीं पर ही कवर करना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें तो आपको ओशन के संबंध में पढ़नी होती हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना होता है इसमें देख लीजिए। इसके अलावा पढ़ना होगा लेक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेक्स के बारे में। लेक्स अर्थात झीलें।
दूसरे नंबर पर लिखी जाएगी लेक्स। अब लेक की डेफिनेशन आपको पता ही होगी, तो मैं आपका थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, ठीक, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इतनी बड़ी है कि सागर का नाम देना पड़ा उसको, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ये आ सकता है, मैप बेस कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैस्पियन सी से ही क्यों, अराल सी से भी आ सकता है, विक्टोरिया लेक से भी आ सकता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसी तरीके से जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में, जो यूएसए और कनाडा के बीच में, वहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। तो जो ग्रेट लेक्स हैं हमारी, ठीक है, ग्रेट लेक्स इसमें 5 झीलों का समूह है। तो इन झीलों की तटों पर यूएसए और कनाडा के बड़े ही इंपॉर्टेंट शहर मौजूद हैं, जैसे कि ड्यूलिथ, शिकागो, डेट्रॉइट। ये वे शहर हैं जो अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो झीलें हैं इनके चारों तरफ मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते होंगे, इसी वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हो सकी होंगी। तो डोंट यू थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग, ओके, इसमें समय लगने वाली चीज़ है, तभी समझ में आती है बात। इसके अलावा नदियों के बारे में पढ़ना ही होगा आपको। विश्व की नदियाँ भी इम्पॉर्टेंट हैं और भारत की नदियाँ तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। नदियों द्वारा बनाए गए जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं इस पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। साथ ही साथ इन नदियों के संबंध में कई सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत बिजी नदी मानी जाती हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले करती है, जैसे कि डैन्यूब रिवर हो गई। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका पार्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना होगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बनती है, और वो ये ओशियंस की तलहटी में पाए जाने वाले मिनरल्स, ठीक है। तो ओशियंस के जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पोटैटो ओर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोटैटो ओर्स का संबंध किस चीज़ से है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका ज़रा मुझे आंसर लिख के भेजिएगा कि पोटैटो ओर्स से मतलब क्या है। प्लस समुद्र के पानी में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज संपदा से भरपूर है। आप ये मत सोचिएगा कि कोयला सिर्फ लैंड यानी कि जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है उसी के ऊपर है। दरअसल समुद्र भी लिथोस्फीयर के ऊपर ही मौजूद है, और उस लिथोस्फीयर में भी अगर हम खुदाई करें तो कोयला प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक ओशियंस वाला जो रीजन है, वो अपनी खनिज संपदा के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जा रहा है। और इस बीच हम देखते हैं कि कई सारे देश वहाँ पर अपने एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल और पेट्रोलियम। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल या लिथोस्फीयर में पूरी नहीं हो सकती। तो हमें भविष्य के रूप में किसको देखना होगा, ओशियंस की तरफ देखना होगा। तो ओशियन एक बहुत बड़ी संपदा लिए हुए है, एक तो बहुत बड़ा सोर्स है ये सी फूड का, जो विश्व की क्या कह सकते हैं कि फूड क्राइसिस में को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसे कई सारे रीजन्स हैं इंडिया में भी या वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी जो सिर्फ सी फूड पे डिपेंड करते हैं। सी फूड ही उनका मेन फूड है, ठीक है। अभी हम जो कॉन्टिनेंट के आंतरिक भागों में रहते हैं वहाँ तो बड़े मज़े से चीज़ें मिल जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो समुद्र पर टिका हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें ओशियनोग्राफी में आपको पढ़नी होंगी, ठीक। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि वो सारे पॉइंट्स हो गए जो हमें एग्ज़ाम के संबंध में जानने होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी तो हैं यहाँ पर, हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को क्या कहा गया है, एक नीला ग्रह कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? कि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स एंड ऑल। अभी हमने चर्चा करी उसकी। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल द फॉर्म। जल किसी भी रूप में जो मौजूद है उसको हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत रखेंगे। ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर, वाटर वेपर, अंडरग्राउंड वाटर, ऑल कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, हाइड्रोस्फीयर। इन सबको हम सामूहिक रूप से किसमें कह सकते हैं? जलमंडल में।
97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड सीज बट सैलाइन एंड ऑफ नो यूज़। बड़ी हैरानी की बात है, पानी तो मौजूद है लेकिन मानव के किसी काम का नहीं है 97% पानी। क्यों? क्योंकि वो खारा है। वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। मीठे जल के रूप में या ताज़े जल के रूप में बहुत ही कम क्वांटिटी बची है वाटर की। इसीलिए सरकार अभियान चलाते हैं कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, नहीं तो पानी दूर चला जाएगा हमसे। ऐसे कई सारे इलाके इंडिया में भी हैं, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप नॉर्थ इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया गया, वहाँ पर वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि खतरे की घंटी भी है साथ साथ। ग्लेशियर्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, हैंस डिस्पाइट बीइंग द ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। बड़ी हैरानी की बात है, ब्लू प्लैनेट हैं तो हम, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की इतनी कमी है। आप सोच सकते हैं कि आने वाला समय कितना कितना कष्ट वाला हो सकता है। ओशंस के संबंध में कुछ बातें लिखी यहाँ पर। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, जाहिर सी बात है। एंड ओशियंस एंड सीज आर इंटरकनेक्टेड। जाहिर सी बात है कि अरब सागर और इंडियन ओशन के बीच में कोई ऐसी लाइन तो दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द रीजनल बेसिस इनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी है तो वो इंडियन ओशन का ही पार्ट। इसी तरीके से गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, लैब्राडोर सी इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन अगेन, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर भी किस महासागर का भाग है? अटलांटिक ओशियन का, ठीक। डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑफ जापान इज अ पार्ट ऑफ अ पैसिफिक ओशियन, साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ अ पैसिफिक ओशियन। तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा सागर किस महासागर का भाग है। लेकिन ये समस्त जल राशि आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप का दिखाई देता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई बताओ कि सभी समस्त महासागरों में सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? तब उसका आंसर हो जाता है अटलांटिक ओशियन। इंडियन ओशियन को हम हाफ ऑफ द ओशियन कहते हैं और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। सदर्न ओशियन ये रहा, एक्सटेंडेड अप टू द 60 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम द साउथ, ठीक। आर्कटिक ओशन लाइज इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, ठीक है। उतना गहरा है भी नहीं वो। जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे तीन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ओके। तो ये रहा आपका ओशंस का भी नक्शा। आपके एटलस में जब ऑक्सफोर्ड का एटलस खोलेंगे तो आपको ओशंस के भी मैप दिए गए हैं, आप गौर से देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं। आज मेरे कहने पर ये काम करिए कि मैप रीडिंग करिए ओशंस की, और आपको कई सारे ट्रेंचेस, कहाँ पर कितनी गहराई है, कहाँ पर कौन सा आइलैंड है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इस पर चर्चा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमको जानना होगा कि ऊपर से दिखने वाला जो समुद्र है क्या अंदर से वैसा ही है जैसा कि हम सोचते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं समुद्र तट के पास, समुद्र देख रहे हैं अपने सामने, लहरें आती हैं आपके पास और वापस चली जाती हैं, पता ही होगा आपको। लेकिन अंदर अगर हम जाएं तो देखेंगे कि एक सर्टेन दूरी पूरी कर लेने के बाद अचानक से एक ढलान आती है। तो इस वाले पोर्शन को, है तो ये अर्थ क्रस्ट ही ना, है तो ये अर्थ क्रस्ट ही, लिथोस्फेयर ही है ना। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको हिंदी में कहा जाता है महाद्वीप मग्न तट, अर्थात डूबा हुआ मग्न तट। अचानक से आने वाली ढलान, इसको कहा गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ अर्थात महाद्वीपीय ढलान। कॉन्टिनेंटल राइज को मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे कई सारे मिनरल्स या सेडिमेंट्स इस ढलान के बाद आखिर पहुँचते यहाँ पर ही हैं, तो यहाँ पर इकट्ठा होते गए, उनका निक्षेपण लगातार होता गया है, जिसके कारण एक हल्का सा उभार देखने को मिलता है। तो दिस राइज इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्टिनेंटल राइज, या हिंदी में इसे कहेंगे क्या? महाद्वीपीय उभार। इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको उसने बताया भी था कि अचानक से कोई गहरी अगर खाई यहाँ पर मौजूद है तो उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रेंच कहते हैं। दूर तक बिल्कुल फ्लैट प्लेन अगर दिखाई दे रहा है तो उसको हम डीप सी प्लेन कहते हैं। इसको एबिसल प्लेन भी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको नितल मैदान। क्या कहते हैं? नितल मैदान भी कहा जाता है इसको, ठीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कई सारे द्वीप भी पाए जाते हैं,
द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है प्रशांत महासागर में, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से घिरा रहता है पानी से, लेकिन आया तो वो अंदर से ही है। ये छोटी छोटी भी क्या है, कुछ ट्रेंचेस हैं। ये यहाँ पर भी कुछ सबमरीन रिजेस बनी है, और एक ऐसी भू आकृति जो पानी में डूबी हुई है, उसको हम आइलैंड नहीं कह सकते, लेकिन उसको क्या नाम दिया गया है, गुयोत नाम दिया गया है। ठीक, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे ना, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के, एमपी पीसीएस के या बिहार पीसीएस के, तो निश्चित ही आपको इन सभी चीज़ों से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, इसी प्रकार खुद जो समुद्र का जो जल है उसमें भी कई सारे क्लोराइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लोराइड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, कुछ सल्फेट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है? सोडियम का है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl2 इज़ अ कॉमन सॉल्ट। जो नमक हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में, दरअसल वो समुद्र से ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि क्या समुद्र की डेंसिटी, समुद्र में पाई जाने वाली जो सैलिनिटी है, उसमें पाया जाने वाला जो टेम्परेचर है, वो क्या सब जगह एक जैसा रहता है या गहराई के साथ घटता बढ़ता भी है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी वाटर बॉडी है तो इसमें एक जैसी यानी कि कांस्टेंट चीज़ तो नहीं होगी। हमें ये भी पता लगाना होगा कि किस अक्षांश में, कितने अक्षांश में सैलिनिटी सबसे अधिक होगी और किस अक्षांश में कम होगी, कितनी गहराई पर सामान्य रहेगी और कितनी गहराई पर बढ़ेगी। कितनी गहराई आने के बाद डेंसिटी, टेम्परेचर सब क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा क्या? आपका ओशियोनोग्राफी वाला पार्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ने बैठे हैं इस टॉपिक को लेकर, तो संभवतः 3 दिन मान के चलिए, अगर आप तबीयत से पढ़ते हैं इस चीज़ को ढंग से, तो इट विल टेक नॉट मोर देन या नॉट लेस देन, मुझे कहना चाहिए 3 to 4 days, एंड दिस विल श्योरली कवर्स योर 3 to 4 क्वेश्चंस इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। अगर इस एग्जाम में नहीं आया है तो हो सकता है अगले एग्जाम में आ जाएगा, पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो ये रही एक छोटी सी चर्चा ओशियोनोग्राफी के बारे में। थोड़ा सा और भी इसमें डिटेल में स्टडी करी जा सकती है, जिसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा कल। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और जो भी कोर्स अवेलेबल हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, उसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।